हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन विच इज़ फ्रॉम 2019। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। आई हैव डाउनलोडेड दिस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। क्वेश्चन पेपर का डिटेल शेयरिंग किया हमारे चैनल की एक व्यूवर ने जिसका नाम है सलोनी। तो आई वांट टू थैंक्स सलोनी आल्सो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में पैटर्न चेंज है, तो आप उस पैटर्न को देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो एंड यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो टोटल 200 मार्क्स के होंगे और इसके स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिटेल में हम लोग लेटर ऑन पे बात कर लेंगे। चलिए तो अभी मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिविंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट। ओके, तो लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करता। तो दे कैन ग्रो एंड डिवाइड, ये ट्रू है। दे कैन इवॉल्व या और इवोल्यूशन कैन टेक प्लेस। दे कंस्टिट्यूट्स ए थर्मोडाइनमिकली क्लोज सिस्टम, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसमें मटेरियल का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्लोज सिस्टम नहीं हो सकता। वो सबस्ट्रेट कहाँ से लेते हैं? फूड सोर्स, बाहर से। और अंदर से क्या बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं? वेस्ट मटेरियल। तो ये तो क्लोज नहीं, ये ओपन सिस्टम है। तो सारे ऑर्गेनिज्म ओपन सिस्टम है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग वन। फोर्थ वन देख लेते हैं। दे कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ये ट्रू है प्लांट के केस में। तो आंसर होगा इसका सी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड विथ एक्सेस वाटर। ओके, सो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है C3P2 in excess of water H2O gives phosphine PH3 plus calcium hydroxide। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस तरफ? ये हो गए हाइड्रोजन, तो इस तरफ हो गया 3 इंटू 2 6, इधर भी 3 इंटू 2 6 यानी 12, इस तरफ 12 हो गए। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ पे भी 6। ओके, बैलेंस है। तो यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ calcium phosphide react with 6 molecule of water and release 2 molecule of phosphine and 3 molecule of calcium hydroxide। तो मैच कर लेते हैं ऑप्शन 2 molecule of phosphine, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर क्रॉस लिंकिंग ऑफ सिस्टीनिन रेसिड्यू ऑफ इन पॉलीपेप्टाइड मेनली अकर्स। ओके, सिस्टीनिन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? COOH NH3H, इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, देन यहाँ पे CH2SH, क्योंकि सिस्टीनिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, सिस्टीन का। तो 2 सिस्टीनिन अगर है, इसी तरीके से मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इस वाले को पूरा को X मान ले रहा हूँ और साइड चेन लिख रहा हूँ CH2SH। टाइम वेस्ट नहीं करना है लिखने में। तो अब अगर ये कहीं पॉलीपेप्टाइड चेन में रहते हैं तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? आपस में कंबाइन कर सकते हैं। SH ग्रुप जो सल्फाइडल ग्रुप है इनके साइड में, ये आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकते हैं? S डबल बॉन्ड S। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेज। इस वाले को डाइसल्फाइड, और यहाँ पर X पहला अमाइनो एसिड है और X2 दूसरा अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करे। तो ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है के लिए क्या कंडीशन चाहिए? ऑक्सीडेशन, बिकॉज देयर इज ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए, तो यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन रिच।
तो ऑक्सीजन रिच या तो ऑर्गेनेल में हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पैरोक्सिसोम वगैरह में ऑर्गेनेल में रहते हैं ऑक्सीजन रिच, साइटोप्लाज्म में नहीं रहते, वहाँ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रहता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो आंसर होगा आउटसाइड द सेल ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। तो जो भी प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज होते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन, वो डाइसल्फाइड लिंक्ड होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो आंसर होगा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मेल हेमोफीलिया XH and Y, okay, is crossed with female carrier with both color blindness and hemophilia, what is the probability of? Okay, देखिए सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों सेक्स लिंक डिजीज है, रिसेसिव, और यहाँ पे फीमेल दोनों के केस में तो दो डिजीज साथ में चल रहा है इस फैमिली में, और दोनों में फीमेल क्या है, कैरियर दोनों के लिए, और मेल हेमोफीलिया क्या, मेल क्या है, हेमोफीलिक है, कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह की जब क्वेश्चन है जहाँ पे दो डिजीज साथ में चल रहा है, तो हम लोग पहले कर लेते हैं हीमोफीलिया के लिए। तो हीमोफीलिया के ऑलरेडी दिया हुआ मेल क्या है, XY, ये अफेक्टेड है, H मैं कैपिटल H लिख रहा हूँ, क्रॉस विथ कैरियर, तो एक सिंगल H होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इनके बीच में क्रॉसिंग होंगे तो क्या क्या बनेंगे, XH और XH, दूसरा क्या बनेगा, XH और X, ठीक है। मैं बाकी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फीमेल का, तो मैं मेल का नहीं लिखूंगा, मेल का लिख कर चलिए लिख भी देता हूँ, लेकिन टाइम वेस्टेज, आप लोग एग्जाम में टाइम बचाइएगा क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्यों करेंगे क्रॉसिंग अननेसेसरी। तो ये एक होगा XH और एक होगा XY, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग को करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पे फीमेल के बारे में बोल रहा, तो फीमेल यहाँ पर फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे। तो फिनोटिपिकली कौन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, दो फीमेल में से एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दो में से एक, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ने इससे कैलकुलेट कर लिया कि फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हीमोफीलिया के लिए, 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग 1/2 अलग रख लेते हैं। अब हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के लिए अलग से कर लेते हैं, चलिए तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। कलर ब्लाइंडनेस में मेल के बारे में कुछ नहीं है, इसका मतलब मेल नॉर्मल होगा, फीमेल कैरियर है, तो X कलर ब्लाइंडनेस कैरियर। अब यहाँ से फीमेल के लिए क्या होगा, XC X और X, मैं मेल का नहीं लिख रहा हूँ, तो यानी पे 100% यहाँ पे क्या होंगे, फीमेल नॉर्मल होंगी, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 में से 2 सब नॉर्मल है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब हम लोग दोनों को यहाँ पे अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फीमेल चाइल्ड विल बी फिनोटिपिकली नॉर्मल बोथ इन फॉर कलर ब्लाइंडनेस एज वेल एज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के लिए कितना है, 1/2, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कितना है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 50%, सी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पॉइंट आर मार्क्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट आर मार्क्ड ऑन ए अनदर स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी ट्राइंगल आर कंस्ट्रक्टेड विद वर्टिकल, ठीक है। चलिए ये एक पॉइंट मान लेते हैं, इसमें 10 है तो मैं 10 ड्रॉ नहीं करूँगा, ये 10 पॉइंट है। दूसरा है जिसमें 11 है, तो इसमें 11 है, एक ज़्यादा होगा, तो इसमें 10 पॉइंट है, इसमें 11 है। अब ये बोल रहा है कि इनको मर्ज करके कैसे हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, कितने ट्राइंगल पॉसिबल है। तो देखिए ट्राइंगल के लिए कैसे, अगर इन दोनों पॉइंट को मर्ज करके यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये एक हो सकता है ट्राइंगल, 2 पॉइंट इसका लेकर और 1 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन फॉर 10 के लिए लेते हैं, तो पहला कैसे ये मान लेते हैं कि 10 से मैंने 2 पॉइंट को लिया और 11 वाले जिस पर है लाइन पर है उससे सिर्फ 1 पॉइंट लिया, तो 11 ये कॉम्बिनेशन का एक हो गया। या दूसरा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 11 वाले जो लाइन है उससे 2 पॉइंट ले लूँ मैं, तो 11 से 2 पॉइंट, और 10 वाले से 1 पॉइंट होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बस यही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 11, यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 10 बाई 1, बस ये कर कैलकुलेशन कर लेना था। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 9×5 = 45 इंटू 11 प्लस 11×5 = 55 इंटू 10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 1045। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्सेप्टिन इज ओके। हर्सेप्टिन ये बहुत कॉमन कैंसर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग मेडिसिन की तरह इसको यूज़ करते हैं। और ये है क्या? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये करता क्या है? कैंसर, एक्चुअली कैंसर क्या? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं ग्रोथ फैक्टर के। अगर वो रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन यहाँ के बाइंड किया तो कुछ सिग्नल अंदर जाता है और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये किसी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाने के बाद में सेल साइकिल ऑन कर देते हैं। सेल साइकिल ऑन हो गया तो सेल क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस डिवाइड करेगा। तो अगर ये हार्मोन किसी तरीके से या ग्रोथ फैक्टर इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करे तो सेल साइकिल ऑन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हर्सेप्टिन मेडिसिन लेंगे तो इस रिसेप्टर पे क्या होगा? ये हर्सेप्टिन जाकर बाइंड कर जाएगा। और अब अगर ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर है, ये ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर जो भी बोल लें, तो ये जाकर यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेल साइकिल ऑन नहीं होंगे, तो ये कैंसरस नहीं होगा। तो ये ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैप स्कैन टेक्निक मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। पैप स्कैन यूज होता है टू डिटरमाइन या एनालाइज करने के लिए एपिटोप प्रेजेंट ऑन, एपिटोप कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीजन पे। और इस एंटीजन पर कौन बाइंड करता है? इसी एपिटोप पे कौन बाइंड करता है? एंटीबॉडी। तो आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस एपिटोप रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। If you measure the ability of cytotoxic T cells from HLA-B27% to kill virus infected X target cell, which of the following statement is correct? ये सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया, जो जेन्यू में मैंने वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैं इसका आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो इसका आंसर होगा एनी वायरस एक्स इन्फेक्टेड टारगेट विल बी किल्ड। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेयर टी टेस्ट, द पेयर टी टेस्ट इज impractical for large sample. आंसर फर्स्ट, पेयर्ड टी टेस्ट लार्ज सैंपल पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जब लार्ज सैंपल्स, जब नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज कर जाएंगे, मोस्टली यहाँ पे सैंपल कितना साइज होता है? लेस देन 30, तो लेस देन इक्वल टू 30। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इंक्रीज कर जाता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एंजाइम दैट इनिशिएट लास्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस? कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है? सेल लाइसिस। ये तो आप लोग को मालूम होगा, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे कैस्केड पाथवे या प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। सबसे लास्ट स्टेप में आता है C5 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज करता क्या है? जैसा नाम बता रहा है, C5 कॉम्प्लेक्स इन प्रोटीन को ब्रेक कर देगा दो पार्ट में। यहाँ पे एंजाइम आएगा C5 कन्वर्टेज और इसको कन्वर्ट करेगा C5A में और दूसरा C5B में, और ये फॉर्म एक्टिव है, ये एक्टिव हो गया। तो ये क्या था? इनएक्टिव। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल पोर्शन रिलीज हो गया। अब ये 6,5B कंबाइन करेगा 6C से, 7 से, 8 से और 9 से। ये 5 यानी 6,5 से C9 तक और 6,5B, इसको मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं C5B9। और ये प्रोटीन क्या करता है? बैक्टीरिया सेल में जाकर पोर क्रिएट कर देते हैं, ये पोर क्रिएट कर देते हैं, जिससे इसकी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होता है और ये
सेल डेथ हो जाते हैं। पोर क्रिएट करता है, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछता भी है कि ये सेल लाइसिस होता कैसे है। तो पोर क्रिएट्स, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अंदर का जो आयंस होता है वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनकी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो आंसर होगा फर्स्ट। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे और इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो यहाँ पर लाइक कीजिए। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।